उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान कल शाम 5 बजे तक सांसद कर सकेंगे वोटिंग। एनडीए सांसदों की हुई कार्यशाला, भाजपा का इंडी गठबंधन पर निशाना। सीएम से मिले टाटा स्टील के अधिकारी, पलामू में शहीद के परिजनों और नवजात को बेचने वाले परिवार से मिले वित्त मंत्री। बाबूलाल ने लगाया बोकारो में डीएमएफटी योजना में घोटाले का आरोप, सीबीआई जांच की मांग। बोले सरकार ने डीएमएफटी फंड को बनाया काली कमाई का जरिया। और मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता, डीजीपी को दिया राज्य भर में बेहतर विधि व्यवस्था बनाने का निर्देश। अब मानगो होगा नया पुलिस अनुमंडल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की, साथ ही विकसित भारत के लिए सबों से योगदान का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट इंजीनियरिंग निर्यात के लिए ईईपीसी इंडिया का 56वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार 2023-2024 के दौरान इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश का इंजीनियरिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में गति प्रदान करता है। आज ये क्षेत्र आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार की कई अनूठी पहलें जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि ने भारत में औद्योगिक विकास की गति को तेज किया है। राष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से योगदान देने का आह्वान किया। इनोवेशन इकोनॉमीज विश्व के सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव और प्रॉस्परस इकोनॉमीज। भारत में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा यानी टैलेंट और एनर्जी को एनाबलिंग इकोसिस्टम प्रदान करके भारत को एक लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बनाने का संकल्प आप सबको लेना चाहिए। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में और तेज गति के साथ अपना योगदान दी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों में कुल 788 सदस्य होते हैं। हालांकि वर्तमान में 782 सदस्य ही हैं, क्योंकि राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसमें से वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं। वहीं लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्यों में से वर्तमान में 1 सीट रिक्त है। चूंकि सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान यानी कि 1 ही होता है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय मतपत्र और एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के जरिए होती है। हर सांसद को प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को विशेष पेन से मतपत्र पर निशान लगाकर वोट देना होता है। राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग इस पूरी प्रक्रिया को राज्यसभा और लोकसभा सचिवालयों के माध्यम से संसद भवन परिसर में मतदान कराकर संपन्न कराता है। मतपत्रों की गिनती उसी दिन पूरी कर परिणाम की घोषणा भी कर दी जाती है।
चुने गए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान 9 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कक्ष संख्या F101 वसुधा प्रथम तल संसद भवन नई दिल्ली में होगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इधर दोनों ही गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की कवायद में जुटे हैं। भाजपा और एनडीए सांसदों को इस सिलसिले में कार्यशाला के दौरान टिप्स भी मिले। मौके पर सांसदों को जन सेवा और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया। संसद भवन परिसर के लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता विभिन्न सत्रों के माध्यम से सांसदों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें आम सांसदों की तरह शामिल हुए और कार्यशाला के दौरान अंतिम पंक्ति में बैठे नजर आए। गौरतलब है कि पीएम मोदी अक्सर अपने सांसदों को क्षेत्र में सक्रिय रहने, जनता से सतत संपर्क बनाए रखने और केंद्र की योजनाओं के लाभ आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर देते रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य सांसदों को प्रभावी जनसंपर्क और संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रशिक्षित करना है। भाजपा ने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बी सुदर्शन रेड्डी के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि श्री रेड्डी का देश की आत्मा बचाने की बात हकीकत से परे है। विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। राजभवन की ओर से रांची में हुई मुलाकात के संबंध में कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में टाटा स्टील के चीफ रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव संजय मोहन श्रीवास्तव ने मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। सीएम ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू में नक्सली मुठभेड़ में शहीद संतन मेहता और सुनील राम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा मुआवजे का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने परिजनों के लिए आवास, नौकरी और क्षेत्र में सड़क निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। वित्त मंत्री पलामू के लेस्लीगंज के लोटवा गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने 50,000 रुपए में बेटे को बेचने वाले परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने विवेकाधीन मद से 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके लिए मंत्री ने संबंधित मुखिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि राशि का सदुपयोग हो। वित्त मंत्री ने पीड़ित परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ देने पर भी बल दिया। अभी मैंने मुखिया जी को ये कहा है कि आप संतुष्ट हो लीजिए कि जो सरकारी राशि हम देने का विचार रखते हैं, 1 लाख रुपया मैंने माना है कि 1 लाख रुपया हम दे सकते हैं इनको, इसका दुरुपयोग ना हो। उस राशि का ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, देख रेख करने में
भोजन पानी की व्यवस्था जुटाने के लिए अगर उसका उपयोग करेंगे, और मुखिया जी यदि मुझको ये आश्वासन देती हैं कि नहीं पैसा दिया जा सकता है, छोटा मोटा दुकान खोल लें उस पैसे से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की और इसे मॉडल बताया। मंत्री ने ऐलान किया कि बोकारो सदर अस्पताल में जल्द ही सिटी स्कैन और MRI की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोकारो सदर अस्पताल राज्य के टॉप अस्पतालों में से एक है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि बोकारो में इस तरह का सदर हॉस्पिटल है। कई जगह हम गए थे तो वहाँ हमारा ठीक है, उसके बाद लगता है कि दूसरे नंबर में अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल हमारा बोकारो है। इतना पेशेंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि किस संख्या में पेशेंट है, लाइन लगा के लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ जो मैंने कहा है कि हर सदर हॉस्पिटल ये काम करे। राज्य में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की कवायद जारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जहां कई सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था, वहीं इस कार्रवाई को सरकार द्वारा कल भी आगे बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राज्य के नामकुम में स्थित IPH प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में संविदा आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को कल नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भाजपा ने बोकारो में DMFT से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस वार्ता कर अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि खनन क्षेत्रों से सटे इलाकों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य में भारी घोटाला हुआ है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बोकारो जिले का जिक्र करते हुए कहा कि इस ट्रस्ट के तहत जिले में 631 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें भारी अनियमितता बरती गई है। DMFT का फंड है और उसमें से 631 करोड़ रुपया क्या घोटाला हुआ, और ये मामला है बोकारो जिला का मामला है। बोकारो के उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विजया यादव। मेरा ये कहना है कि उनकी ये बस की बात हो नहीं सकता, इतनी बड़ी रुपया को वो लूट ले। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गरीबों और खनन प्रभावित इलाकों के विकास के लिए इस ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया। करके जब फंड भी उस योजना से प्राप्त हुई, योजना से के लिए फंड भी प्राप्त होंगे और फिर उसी क्षेत्र में विकास के कामों में लगाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने DMFT की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता की CBI से जांच कराने की मांग की। श्री मरांडी ने कहा कि इस घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए भाजपा सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच CBI को सुपुर्द कर देनी चाहिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे। श्री मरांडी ने इसके अलावा कई अन्य विषयों पर भी राज्य सरकार को घेरा और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। DD न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान लगातार जारी है। इस सिलसिले में जिला अध्यक्ष के चयन के लिए पलामू में पार्टी की बैठक हुई। इस दौरान पर्यवेक्षक समेत अन्य नेता मौजूद रहे और रायशुमारी हुई। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्य सचिव ने रांची में समिति की बैठक के दौरान DGP अनुराग गुप्ता को बेहतर विधि व्यवस्था के लिए राज्य के तमाम जिलों की जरूरतों का आकलन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे अपराधों की रोकथाम के लिए बेहतर ढंग से संसाधनों का बंटवारा सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में गृह सचिव वंदना डाडेल, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन और IG नरेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
जीएसटी सुधारों की देश भर में सराहना हो रही है। संताल परगना में भी इन राहत भरे सुधारों से लोग झूम उठे हैं। साहिबगंज में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत विभिन्न वर्गों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। लोगों का मानना है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव और दरों में कटौती का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। हम लोग अगर आज देखते हैं जीएसटी को, तो जीएसटी की जो सुविधाएं दी गई है और इसमें हम लोग आम जनों को देखते हैं तो साबुन, सर्फ, ब्रेड जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोटी, सब प्रकार की रोटियों के ऊपर में जो है ना एकदम जीरो टैक्स कर दिया गया है जीएसटी का। ये बहुत ही सराहनीय है आम जनों के लिए। सबसे पहले भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्रालय को बहुत हार्दिक आभार। बहुत चीप परीक्षित जो ये जीएसटी का 02 सेशन है, ये एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया है इस त्योहारी सीजन में। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब किया गया है। इसमें दैनिक उपभोग की जो सारी वस्तुएं थी वो तकरीबन 12% के आइटम पर जो थी उसको 5% और कुछ चीज़ों को शून्य पर भी ला दिया गया है। हमको बहुत प्रोसेस दिया है, हम लोग उन पर खुश हैं। हमारी सरकार यह बहुत ही अच्छा कदम उठाए जीएसटी का रेट घटा करके, जीएसटी को 2 स्लैब में करके। इससे आम व्यापारियों को टैक्स देने में भी बहुत सहूलियत होगी और आम जनता, आम ग्राहक भी बहुत लाभान्वित होंगे। जैसे कि हमारे सरकार ने जीएसटी 18% से 5% कर दिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार की तरफ से। जो कॉपी मतलब लगभग 50 रुपये में 40 रुपये मिलता था, वो कॉपी का रेट लगभग गिर के 30 रुपया हो जाएगा। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी लोग जो एक कॉपी में लिखते थे तो ज़्यादा कॉपी ले पाएंगे, 5 की जगह 7 कॉपी। गोवा गोलीकांड के शहीदों को आज बरसी पर याद किया गया। स्मारक स्थल पर खास और आम सबों ने उपस्थिति दर्ज कराकर शहीदों को नमन किया और उनके योगदान को याद किया। गौरतलब है कि आज ही के दिन पश्चिमी सिंहभूम के गोवा में वर्ष 1980 में हुए गोलीकांड में हक अधिकार की आवाज उठाने वाले कई आदिवासियों ने शहादत दी थी। रांची में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। बाईपास में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने का प्रभावित लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले प्रभावित परिवारों ने आज प्रदर्शन भी किया। रांची के एचईसी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि बिना कोई सूचना दिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। एचईसी ने अतिक्रमण किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। एचईसी हम लोग से जमीन लिया है और आज ठग के जमीन लिया है और एक कोने में बैठ गया और जो खाली जमीन है वो वापस करे। अब हम महिला जागृत हो चुके हैं। आप बुलडोजर लाएगा चाहे प्रशासन लाएगा तो पहले हम लोग को मारना पड़ेगा, हम लोग को शरीर पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, उसके बाद घर पर बुलडोजर चलाएगा। ऐसे नहीं होने देंगे। इधर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का प्रदेश भाजपा भी विरोध कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। राज्य सरकार का काम है, अगर एजी से कोई जमीन चाहिए तो राज्य सरकार खाली करके देगी। तो राज्य सरकार बताते नहीं कि आप लोग बसे हुए हैं, इनको हम नहीं खाली करेंगे, तो एजी से अपने से कैसे चलाएगा। और मैं तो वहाँ भी कहा था कल कि भाई वहीं पर पीछे इतनी जमीन पड़ी हुई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल जहां इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक महकमे के अपने तर्क हैं। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। रांची नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे से ठेला खोमचा हटाने की कार्रवाई के विरोध में आज सैकड़ों दुकानदारों ने निगम कार्यालय का भी घेराव किया। इस दौरान दुकानदारों ने अपना दुखड़ा सुनाया और निगम की कार्यशैली पर आक्रोश जताया। मैं आपको ये राइट नहीं दूंगा कि आप कहीं भी वेंटिंग करें। आपका केवल शहर में एक वेंडर अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर उसके पहले सर्वे करना ज़रूरी होता है कि सच में कितने वेंडर हैं जिनको व्यवस्था देने की बात है। अगर वेंडर मार्केट बना और व्यवस्था दे दी गई वहाँ पे, अगर सारे दुकानदारों को जगह मिल गई वहाँ पे, तो फिर वो आज फुटपाथ पे वापस क्यों नहीं। और अगर फुटपाथ पे वहाँ पे आज हम सब एकत्रित हुए हैं नगर निगम से ये मांग करने के लिए कि ये जो उजाड़ीकरण का अभियान चला रहे हैं ये, और पूरे जो रांची को साफ कर रहे हैं, सारे फुटपाथ दुकानदारों को हटा रहे हैं अतिक्रमण बताकर, तो ये किस
किस आधार पे कर रहे हैं, हमारी बस इतनी सी मांग है। अगर आप इस तरीके से हटा रहे हैं, एक तो कि हमारा जितना भी फुटपाथ दुकानदार है ये उजाड़ीकरण में नहीं आता, ये इंक्रोचमेंट का कि राज्य में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश का सिलसिला थोड़ा थम सा गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोडरमा के चंदवारा में सर्वाधिक 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 14 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। आगामी 12 सितंबर तक राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर इस मानसूनी सीजन में राज्य में 1 जून से 8 सितंबर तक सामान्य से 21% अधिक बारिश हुई है। हालांकि सितंबर के महीने में बारिश का रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है और अब तक 45% कम बारिश हुई है। उपराजधानी दुमका की पूजा सोरेन इन दिनों चर्चा में हैं। महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण पेश करने वाली पूजा करेले की खेती कर जीवन की कड़वाहट को दूर कर जिंदगी में मिठास घोलने में सफल हुई हैं। दुमका स्थित सदर प्रखंड के कोदोखिचा गांव की महिला किसान पूजा सोरेन ने सूरजमुखी आजीविका सखी मंडल के सहयोग से आधुनिक खेती में पहचान बनाई है। सखी मंडल की सक्रिय सदस्य पूजा सोरेन ने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सूक्ष्म टपक सिंचाई पद्धति से करेले की व्यावसायिक खेती शुरू की और भंडारण के लिए आधुनिक कमरे का निर्माण किया। JSLPS के क्षेत्रीय विषयक समन्वयक ने बताया कि इस विधि से न पानी की और न न्यूट्रिशन की बर्बादी होती है। इसमें खाद घोल रहे हैं तो इसको वेंचुरी के माध्यम से, ये वेंचुरी है, इसके माध्यम से ड्रिप में वहाँ छोड़ देंगे। यह सर ड्रिप के माध्यम से डायरेक्ट पौधे के जड़ों पे जाता है। इसमें ना तो पानी की बर्बादी होती है, ना इसमें न्यूट्रिशन खाद वगैरह की बर्बादी होती है। पौधे के जड़ों में डायरेक्ट उनको मिलता है पोषण। वहीं इस संबंध में सूरजमुखी आजीविका सखी मंडल के अध्यक्ष मीरू मरांडी ने कहा कि पूजा की सफलता से उन्हें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि पूजा वैज्ञानिक पद्धति से खेती करती हैं, उसे कई जिलों से लोग देखने आते हैं और वो अन्य लोगों को भी कृषि तकनीक के संबंध में जानकारियां देती हैं। खेती बाड़ी होता था उसी तरह हम लोग खेती करते थे। अभी पूजा जो खेती कर रही है वो नया तकनीकी विधि से, ये जैसे होता है वैज्ञानिक विधि से जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं उसमें वैज्ञानिक विधि में हम लोग देखें कि कैसे माल्चिंग के द्वारा खेती होता है। वहीं जिले के उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने पूजा सोरेन की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत यह प्राथमिकता रहती है कि महिला समूहों की आजीविका और महिला उद्यमी की आमदनी बढ़े। उन्होंने बताया कि महिला किसानों को अब हाई वैल्यू क्रॉप से जोड़ने की योजना है। और भी लोगों को हम लोग इस जायका के और जोहार की जो सेकंड पीरियड आ रहा है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पहले जिनको हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड किया है उनको हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। पूजा सोरेन पहले पारंपरिक खेती पर निर्भर थीं, जिसमें मेहनत बहुत अधिक लगता था और आमदनी सीमित होती थी। लेकिन सखी मंडल के माध्यम से प्राप्त जानकारी और प्रोत्साहन ने उनकी राह आसान कर दी। अब वैज्ञानिक पद्धति से खेती द्वारा टपक सिंचाई से पौधों को समय पर पानी और पोषण मिलने लगा, जिससे कम पानी और कम मेहनत में अधिक उत्पादन संभव हुआ है और अच्छी आमदनी हो रही है। पहले जब हम पुराना विधि से खेती करते थे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था और आमदनी भी कम होता था, और अभी ड्रिप एजुकेशन से खेती करने में मतलब सुविधा है, पानी देने में, खाद वगैरह देने में, दवाई सब देने में। पूजा सोरेन की यह कहानी केवल खेती की सफलता नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी है। अब उनके कदमों के निशान पर चलकर गांव की कई अन्य महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल शाम 5 बजे तक सांसद कर सकेंगे वोटिंग। एनडीए सांसदों की हुई कार्यशाला, भाजपा का इंडी गठबंधन पर निशाना। सीएम से मिले टाटा स्टील के अधिकारी। पलामू में शहीद के परिजनों और नवजात को बेचने वाले परिवार से मिले वित्त मंत्री। बोकारो में स्वास्थ्य मंत्री ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। बाबूलाल ने लगाया बोकारो में डीएमएफटी योजनाओं में घोटाले का आरोप। सीबीआई जांच की मांग। बोले सरकार ने डीएमएफटी फंड को बनाया काली कमाई का जरिया। और मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता। डीजीपी को दिया राज्य भर में बेहतर विधि व्यवस्था बनाने का निर्देश। अब मानगो होगा नया पुलिस अनुमंडल।